घोष साहब रिपब्लिक भारत पर एक्सक्लूसिव लाइव इस वक्त मौजूद हैं। उनका इंटरव्यू करेंगे, उनसे बात करेंगे। दादा, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका रिपब्लिक भारत पर। दादा, प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से मैं शुरुआत करना चाहता हूं। मैं पहला सवाल उसी से लूंगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र की योजनाओं का लाभ राज्य में किसानों को नहीं मिल पाया, पश्चिम बंगाल में किसानों को नहीं मिल पाया। किसान सम्मान निधि की जो डीबीटी ट्रांसफर योजना है, डायरेक्ट कैश बेनिफिट ट्रांसफर, वो योजना नहीं पहुंच पा रही है। आयुष्मान भारत जिसमें 5 लाख रुपए तक की जो इलाज है वो मुफ्त दी जाती है, वो भी दीदी ने नहीं पहुंचने दिया और बाकायदा केंद्र को चिट्ठी लिखा कि ये पैसा मेरे अकाउंट में डालिए तो मैं ये योजना लागू करेंगी। यानी कि उसमें भी ये कट मनी वाला खेल जो है उसमें भी खेलना चाहती है राज्य सरकार। जी, यहाँ सरकार की कोई भी सुविधा बिना कट मनी को नहीं मिलता है आपको। चाहे स्कूल में भर्ती हो, चाहे कॉलेज में या तो नौकरी में, वहाँ भी कट मनी देना पड़ता है। और केंद्र सरकार की जो योजनाएं आ रही हैं जो फ्री में गरीब लोगों को देने के लिए, उसमें भी कट मनी। जो महामारी के समय रेशन भेजा गया उसमें भी आधा खा गया। तो इस प्रकार एक अव्यवस्था और कानूनहीनता की स्थिति में बंगाल के लोग जी रहे हैं। ऊपर से आप इसका प्रतिवाद करेंगे तो पुलिस की डंडा पड़ेगी, आपको केस किया जाएगा या तो अरेस्ट किया जाएगा। इस प्रकार हर व्यक्ति यहाँ अपने को असुरक्षित समझता है, महसूस कर रहा है। हर एक व्यक्ति अपने को वंचित मानता है। आप देखिए यहाँ कहीं ना कहीं टीचर्स लोग धरना में बैठे हुए हैं, हर प्रकार के, चाहे पैरा टीचर, प्राइमरी और पार्ट टाइम, SS के, MS के, कंप्यूटर और मदरसा टीचर, सब लोग अपने को वंचित समझ करके आंदोलन कर रहे हैं। तो टीचर अगर रास्ता में रहेंगे तो स्कूल कैसे चलेगा? इस प्रकार अव्यवस्था यहाँ बना हुआ है। नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जो दीदी भतीजा वाली सरकार है, इनको हराएंगे कैसे? सिस्टम तो इनके साथ है। 300 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या का आरोप आप लगा रहे हैं और कह रहे किसी भी मामले में जांच ठीक से नहीं हुई। तो एक स्वस्थ लोकतंत्र में स्वस्थ चुनाव की कल्पना कैसे की जा सकती है? नहीं, देखिए, CPM का राज था, वो भी कोई कम हिंसक नहीं था। उनका भी मेजोरिटी था, अपना संगठन इनसे बहुत अच्छा था। और लास्ट चुनाव जो जिसमें उन्होंने हारा, उसमें उनका चुनाव में वोट परसेंटेज भी बढ़ा था। फिर भी उस समय सेंट्रल फोर्स आया, लोगों ने पोलिंग किया खोल करके और TMC हटा, TMC जीता, CPM हार गया। आज तो उससे भी बदतर हालत है और TMC की संगठन भी नहीं है और प्रशासन में कोई पकड़ भी नहीं है, पार्टी के ऊपर दीदी की कोई कंट्रोल भी नहीं है। और अब देखे होंगे लोकसभा चुनाव में हिंसा जरूर हुआ, फिर भी 2 करोड़ 30 लाख वोट हमको मिला है और 18 सीट हम जीत के आए हैं। 40% से ज़्यादा वोट हमको मिला हुआ है। लोगों ने संकेत दे चुके हैं कि 19 में हाफ और 21 में साफ, और साफ होने वाला है। ममता दीदी ने कहा कि बंगाल राज्य जो है वो देश में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला राज्य है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि टोलाबाजी में, भ्रष्टाचार में, वसूली में ये देश में नंबर 1 राज्य है। आखिर लोग भरोसा किस पर करें? क्योंकि ममता दीदी लगातार बीजेपी पर हमलावर है और केंद्र सरकार और खासकर बीजेपी के बड़े नेता आप लोग भी लगातार कह रहे हैं कि ये जो टोलाबाजी वसूली की जाती है, जो टोल टैक्स लिया जाता है सबसे जगह जगह, हर गली मोहल्ले में, इसका कोई अंत नहीं है। अगर दीदी बोलती हैं यहाँ तरक्की हो रही है, तो लगभग 40 लाख लोग जो माइग्रेंट लेबर बन करके दूसरे प्रदेशों में हैं, पश्चिम भारत में, दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में जाके हमारे यहाँ नौजवान काम कर रहे हैं। सारे नौजवान बंगाल छोड़ के चले जाएंगे तो तरक्की कैसे होगा? और इस लॉकडाउन के समय सारे प्रदेशों ने ट्रेन के माध्यम से लाखों लोगों को अपना प्रदेश में वापस ले गए परिजनों से मिलने के लिए। बंगाल में ट्रेन चलने नहीं दिया लोगों को, लाखों लोग रह गए। और यहाँ आएंगे तो रेशन मांगेंगे, नौकरी डिमांड करेंगे, इसलिए उनको वही रोक के रखो। यहाँ तो ऐसी वातावरण है कि चुनाव में ना तो आप नॉमिनेशन कर सकते हैं, पंचायत चुनाव में ना तो वोटिंग कर सकते हैं, और लोग डिप्राइव है। लोकतंत्र 50 साल से गायब है यहाँ से। इमरजेंसी के समय जो गायब हो गया था, लोकतंत्र दोबारा प्रतिष्ठित नहीं हुआ है। लोग तरस रहे हैं लोकतंत्र के लिए। लोगों की राजनीति करने का अपने इच्छा से, अपने ढंग से कोई अधिकार नहीं है। हमें ना तो हॉल मिलता है सरकारी, ना कोई ग्राउंड मिलता है मीटिंग करने के लिए। अंतिम समय पर परमिशन कैंसिल किया जाता है। और आप देखे होंगे माननीय नड्डा जी जा रहे थे कार्यकर्ताओं को संबोधित करने, रास्ता में घेर करके हजारों लोग पथराव करने लगे। 4 राष्ट्रीय नेता हमारे घायल हो गए, 10 गाड़ियां टूट गई, मीडिया को भी नहीं छोड़ा गया, पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ा गया। इतना दुर्वस्था हो गया, इतनी ऊपर तक स्थिति आ गई है।
बिल्कुल वही इसी सवाल पे मैं जा रहा था। लेकिन ममता बनर्जी के जो लोग हैं वो उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। जब तक वो ममता बनर्जी के साथ रहते हैं तब तक वो ठीक रहते हैं, लेकिन जैसे ही किसी दूसरे दल का दामन थाम लेते हैं, बीजेपी या किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं, तो वो मीरचंद हो जाते हैं, वो वायरस हो जाते हैं, वो तरह तरह के संबोधन ममता बनर्जी उनको देती हैं। आखिर ऐसा क्यों है? नहीं, उसका बेसिक प्रश्न मैं पूछता हूं। आपका पूर्ण बहुमत की सरकार है, 294 में 211 सीट जीते थे, बाद में 10-15 तोड़ के इधर उधर से लाए। आपकी पूर्ण बहुमत होते भी आपकी मंत्री क्यों भाग रहे हैं, एमएलए एमपी क्यों पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं? आपको मालूम होगा पार्लियामेंट चुनाव को पहले 3 सिटिंग एमपी उनके पार्टी के रिजाइन करके आए थे। उसमें मुकुल बाबू हैं, उसमें सौमित्र खान है, उसमें अनुपम हाजरा है। तो भारतीय जनता पार्टी के उस समय 2 एमपी और 3 एमएलए थे केवल। उस पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं। लोगों को सांस लेने के लिए जगह चाहिए था, दम घुट रहा है पार्टी में। सब लोग बोल रहे हैं कोई मान सम्मान नहीं है, अधिकार नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, पार्टी के अंदर भी नहीं है, बाहर भी नहीं है। तो लोग वहाँ से भागना चाह रहे थे। आज भाजपा ने लोगों को विकल्प दिया है, तब लोग वहाँ से रुक करके इधर आ रहे हैं, और जो आ रहे हैं उन पर आक्रमण हो रहा है। आज यहाँ हमारे जो आए हुए कार्यकर्ता उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम था। पार्टी ऑफिस के सामने सुबह से माइक लगा के सैकड़ों लोगों को जमा करके, और यहाँ एक वातावरण बनाया जा रहा है हिंसक। और आते भी एमपी सुनील मंडल का गाड़ी पर आक्रमण उन पर हुआ, जाते समय सुरेंद्र बाबू का ऊपर आक्रमण हुआ। तो पार्टी ऑफिस भी नहीं रहेगा। ये क्या तालिबानी राज हो गया क्या? बिल्कुल। यूएसए का जहां जहां होता था राष्ट्रदूत, वहां जाके तालिबान लोग अटैक करते थे। यहाँ भाजपा का ऑफिस जहां होगा, टीएमसी वाले वहां अटैक कर देंगे। ये कौन सा राज में रह रहे हैं? कहाँ लोकतंत्र है? संविधान की राज कहाँ है यहाँ? नहीं, पिछले 10 साल में एक अपीजमेंट पॉलिटिक्स भी नजर आई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये जो तुष्टीकरण की राजनीति अपने चरम पर पहुंची, जिसे पूरे देश ने देखा, जिस पर कई अदालतों ने सख्त टिप्पणी की, आखिर उसका खात्मा भी होना चाहिए। देखिए, बंगाल में ये तोषण की राजनीति आज नहीं, स्वतंत्रता का पहले से है। उसी का नतीजा है कि देश का विभाजन हुआ है। उसके बाद भी कांग्रेस ने आगे किया, फिर सीपीएम ने किया है, और आज टीएमसी उसको चरम पर ले गया है। अब देश भर में कहीं ओबीसी में संख्यालघुओं का और कहीं पर रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन यहाँ 104 मुसलमानों का जाति निकाल करके उनको ओबीसी बनाया गया, और वो ए कैटेगरी में आते हैं। हिंदू समाज के जो जातियाँ हैं ओबीसी पिछड़ा, उनको बी कैटेगरी में दिया गया है जी। तो इस प्रकार मुसलमान समाज में जो मुआजिम है, जो इमाम है, इनके अलग भत्ता दिया जा रहा है, और एक चरम पर तोषण पहुंच गया। लेकिन मुस्लिम समाज बंगाल में सबसे पीछे है, और मैं नहीं, साचा रिपोर्ट बोल रहा है। आज मुसलमान बोल रहे हैं आज तक हमारा तोषण होता था, आज तो हमारा शोषण हो रहा है। आज वहाँ से भी मुसलमान भी भागना चाह रहे हैं, मुक्ति पाना चाह रहे हैं, लेकिन इस प्रकार शिकंजा बना कर रखे हैं, उनको आना मुश्किल है। उनको क्रिमिनल केस में डाला जाता है। डरे हुए हैं मुस्लिम समाज, लेकिन बेचारे मजबूर हैं उस पार्टी में रहने के लिए। आज वातावरण बनी है, कुछ लिखे पढ़े लोग, नेता हमारे साथ आ रहे हैं, और मुझे लगता है आगे भी इसका परिवर्तन होगा। वो भी परिस्थिति को समझ रहे हैं। दादा, एक और गंभीर मामला है पश्चिम बंगाल के लिए। वहां पर कई लोगों को नागरिक बना दिया गया, कई लोगों को वोटर आईडी, राशन कार्ड दे दिया गया ताकि उनसे वोट लिया जा सके। कई लोगों को आधार कार्ड दे दिया गया, कई लोगों को वैलिड प्रमाण पत्र दे दिया गया, जो कि बंगाल के लिए और देश की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आखिर उस बारे में कुछ होगा, उस बारे में कुछ सोच रहे दादा? बिल्कुल, देश के लिए ठीक नहीं है, देश की सुरक्षा के लिए भी ठीक नहीं है। यही लोग आकर के यहाँ राशन कार्ड, वोटर कार्ड ले लेते हैं। बांग्लादेश से घुसपैठिया मुस्लिम आते हैं, रोहिंग्या आते हैं, वो यहाँ आके उनको रेशन कार्ड और नागरिकता पत्र मिल जाता है। लेकिन गुजरात से माननीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री आते हैं, वो बाहरी हो जाते हैं। और ये जो विदेश के लोग आ रहे हैं, ये इसके कारण देश का अस्थिरता बढ़ रहा है। पूरा देश में बम बंदूक का आवाज़ नहीं है आज, लेकिन बंगाल में हर जिला में बम विस्फोट हो रही है, बंदूक का कारखाना मिल रहा है, धमाका हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं। केवल बंगाल में अभी टेररिस्ट पकड़े जा रहे हैं। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ बिना रोक टोक के काम के ही पूरा एक्टिव हैं, रिक्रूटमेंट हो रहा है। 1000 किलोमीटर बॉर्डर बांग्लादेश के साथ हमारे जो है उसमें बेड़ा नहीं है, क्योंकि सीपीएम भी नहीं चाह रहा था और टीएमसी भी नहीं चाह रहा है कोई बेड़ा लगे तो वहाँ से वोटर आना बंद हो जाएगा। इस प्रकार से बंगाल के कारण पूरा देश अस्त व्यस्त और असुरक्षित हो रही है। दादा, ये बहुत गंभीर बात कह रहे हैं। मैं चाहता हूं एक बार फिर से आप कहें ये बात। आपने कहा कि यहाँ टेररिस्टों को पाला पोसा जा रहा है, उनका भरण पोषण किया जा रहा है, उनको चीजें मुहैया करवाई जा रही है, ये बात आप कह रहे हैं नेशनल टेलीविजन पर? नहीं, मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये मैं कोई बना कर नहीं बोल रहा हूँ। अभी पिछले महीना देखिए आप, इसी महीना में ही, और मुर्शिदाबाद में लगभग 8-9 टेररिस्ट पकड़े गए हैं। उनका तार केरल तक जुड़ा हुआ है, अलकायदा के साथ जुड़ा हुआ है। बांग्लादेश के जेएमबी और जमात के लोग भी यहाँ पकड़े गए। अभी बीरभूम जिले में भी पकड़े गए हैं। बाकी देश में कोई टेररिस्ट नहीं है,
कोई माइंस का और बम का बंदूक का आवाज़ नहीं है। कश्मीर तक शांत हो गया, वहाँ निष्पक्ष चुनाव हो गया है। बंगाल में 118 कॉरपोरेशन और म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव 1.5 साल से रुका हुआ है। क्यों? कि वातावरण नहीं है बनाने के लिए। तो कश्मीर से भी बदतर हालत है कानून व्यवस्था का और शासन का, और इसलिए यहाँ चुनाव नहीं हो सकती है, लोग अपना मतदान नहीं कर सकते, अपने प्रतिनिधि को चुन नहीं सकते हैं जी। और इसीलिए ये बॉर्डर खुला हुआ है 1000 किलोमीटर, इसलिए बाहरी लोग आके यहाँ ज़्यादा हड़कंप मचा रहे हैं और गैरकानूनी और राष्ट्रीय विराष्ट्रीय गतिविधियों को जारी जी। एक आखिरी सवाल दादा मैं आपसे लेना चाहूंगा, फिर आपका शुक्रिया करेंगे, फिर डिबेट पर जाएंगे, डिबेट ओपन करेंगे। दादा मैं सवाल आपसे ये लेना चाह रहा, बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि टीएमसी के लोग आप में आ रहे हैं, फिर आप सुशासन का दावा पश्चिम बंगाल में कैसे कर रहे हैं? आपकी सरकार जब आएगी तब। नहीं, देखिए, हमारे देश के हर नागरिक स्वतंत्र है किस पार्टी में जाएंगे, लोकतंत्र ये अधिकार उनको दिया है। हर राज्य में हर चुनाव में कुछ ना कुछ लोग इधर से उधर आते हैं पार्टी में। हमारे यहाँ भी परिवर्तन हो रही, भाजपा को जीतने का उम्मीद बढ़ रही है, संभावना बढ़ रही है, इसलिए दूसरे पार्टी से लोग आ रहे हैं, टीएमसी से भी लोग भाग के आ रहे हैं। जिनको स्वतंत्र रूप से बंगाल का परिवर्तन और विकास के लिए काम करना था, उनको मौका नहीं मिल रहा था, मजबूरी में वहाँ रुके हुए थे। आज भाजपा ने एक अच्छा विकल्प दिया, लग रहा है लोगों को भाजपा के माध्यम से बंगाल का विकास होगा, तो हमारे हाथ थाम रहे हैं, हम उनको वेलकम कर रहे हैं। और हर देश में अब असम देखिए, त्रिपुरा देखिए, दूसरे पार्टी से काफ़ी लोग आए हमारे साथ और बड़े सम्मान और सफलता के साथ काम कर रहे हैं। योग्य लोग वहाँ नहीं, ऐसा नहीं है। भाजपा ने सारे पार्टी में योग्य काबिल लोग हैं उनको एकत्रित करके बंगाल का विकास करेगा। दिलीप जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत